हेलो दोस्तों। प्री के एग्ज़ाम के लिए अभी 224 दिन बचे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि डेली मैं 10 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज अच्छे अच्छे कोचिंगों का लाऊंगा। जैसे विजन का टेस्ट सीरीज है, बाजीराव एंड रवि का जो क्लास में कराया जाता है क्वेश्चन प्री के लिए, और क्या कहते हैं, ध्येय, दृष्टि, ऐसे भी कई हिंदी मीडियम के कोचिंगों का भी मैं टेस्ट सीरीज आपके पास लाऊंगा, 10-10 क्वेश्चन डेली करके। चलिए तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन इसमें से है, इस आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा है, यह संसद में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। या तीसरा है, इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। तो पहले ऑप्शन में, पहले तो अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग के बारे में मैं बताऊंगा। यह एक संवैधानिक निकाय है। अगर आप अनुच्छेद 338 देख लें तो काफ़ी अच्छा होगा, जो कि 338 से लिया गया है। और इसमें जानने वाली बात यह है कि 2003 में 89वें संविधान संशोधन के आयोग का दो भागों में विभाजन हो गया था 2003 में, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का ए का, जिसे कहते हैं हिंदी में, तो इससे लिया गया है। तो पहले ऑप्शन पे अगर हम सीधे सीधे आए तो इसमें लिखा गया, पहले ऑप्शन का हल खोजते हैं। तो आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और इनकी सेवा और शर्तें, कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित होता है। तो इस हिसाब से पहला आपका ऑप्शन सही है। फिर दूसरे पे आते हैं, यह संसद में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो अनुच्छेद 338 को आप दोबारा देखिए, उसी में लिखा गया है। इसके अंतर्गत है कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करता है और राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है, या जब भी राष्ट्रपति चाहे तो रिपोर्ट ले सकता है। तो और इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं तो जिस अधिकारी की नियुक्ति होती है उसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त कहा जाता है। राष्ट्रपति किसी राज्य से संबंधित आयोग की किसी भी रिपोर्ट को राज्य के राज्यपाल को अग्रेसित कर सकता है, मांग सकता है, भेज सकता है। तो इस आधार पे ये संसद में ना होकर ये राष्ट्रपति में होगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। तीसरे पे आते हैं, इसमें लिखा गया है, तीसरे का हल है कि इसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये सही है। यह भारत के किसी भी भाग से किसी को भी बुला सकता है और शपथ दिलाकर उसकी जांच कर सकता है। यह एकदम सही है। उसके बाद, यह किसी भी न्यायालय का कार्यालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड हेतु अनुरोध कर सकता है। कोई रिकॉर्ड अगर चाहिए हो तो ये किसी भी न्यायालय से ले सकता है। तो इस आधार पे आपका पहला और तीसरा सही है। तो पहले और तीसरे सही पे, तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सी सही है, पहला और तीसरा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया इसमें, 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रावधानों को भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया? तो 1861 भारत परिषद अधिनियम में क्या कहते हैं, आपको देखना होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है, भारतीय प्रशासन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का नामांकन। तीसरा है, भारत के राज्य सचिव का नया पद, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया। तो इसमें सबसे पहले भारतीय प्रशासन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति को हल करते हैं। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी, जो इसका सबसे अच्छा पॉइंट है, जो मैक्सिमम याद रखा जाता है 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, वही कि भारतीयों को प्रतिनिधियों के रूप में चुना जाने लगा। तो चलिए, वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया था। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह तक होती थी। तो इस आधार पे आपका पहला ऑप्शन सही है। और फिर दूसरे पे आते हैं कि वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का
नामांकन। तो इसमें मैंने पहले ही बोल दिया कि भारतीयों का नामांकन शुरू कर दिया गया था, लेकिन इसको और डिटेल में बताते हैं हम आपको। कानून बनाने की प्रक्रिया में वायसराय द्वारा कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकन करने की शुरुआत की गई। 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने तीन भारतीयों जो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो इस आधार पे ये भी सही है, पहला और दूसरा सही है। तीसरे पे आते हैं, भारत के राज्य सचिव का नया पद। तो ऐसी कोई क्या कहते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम में आप देखेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो इस आधार पे पहला और दूसरा सही है। और इसमें लिखा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका स्वाभाविक सी बात है, बी सही होगा। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नहीं है? पहला, इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ कहा गया नहीं है। तो पहला, मातृभाषा में शिक्षा, राजकीय सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है, इसके अतिरिक्त भी भाग 4 में कुछ अन्य प्रावधान भी दिए गए हैं, जैसे कि सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, जो कि इनके दावों में जो कि रहता है, जो नियुक्ति जो होती है तो इनका ध्यान रखना जरूरी है। ये जो आपका भाग 16 का अनुच्छेद 325 है, ये इसमें निहित किया गया है। और इसी में आता है क्या कहते हैं अतिरिक्त में, मातृभाषा में शिक्षा। तो मातृभाषा में शिक्षा, जैसे कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग है और उसकी अपनी भाषा है, तो अपने बच्चों को मातृभाषा की शिक्षा प्रशासन से कह सकता है दिलाने के लिए। ये अगर मातृभाषा की शिक्षा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो भाग 17 के अनुच्छेद 350 का देखिए। और तीसरा है हिंदी भाषा का विकास, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व के अतिरिक्त जो प्रावधान है भाग 4 में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें है हिंदी भाषा का विकास, जिसमें संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज हो हिंदी भाषा का। ये भी भाग 17 में आप 351 अनुच्छेद देख सकते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी बात है क्या कहते हैं, इसमें पूछा गया नहीं, और तो मातृभाषा में शिक्षा जो कि नहीं है, अंतर्गत नहीं है, सही है। उसके बाद राजकीय सेवाओं और पदों के अनुसूचित जाति और जनजाति के दावे, ये भी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में नहीं है, क्योंकि ये सब भाग 17 के ही भाग हैं, जिसमें अनुच्छेद 351 350 ऐसे करके हैं। और तीसरा, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो मैंने अभी इसके पहला जो वीडियो बनाया था उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आता है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये सामाजिक सिद्धांत पे आधारित होता है। तो आपका पहला और दूसरा नहीं है, तो क्वेश्चन के हिसाब से पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है, तो इसमें आपका टिक लगेगा सी। फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य सरकार का संचालन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित हो। तो इसके बारे में पहले ही मैं बता देता हूँ हल। अनुच्छेद 355 जब आप देखेंगे तो उसमें कहा गया है जो बाह्य आक्रमण, ये सारा क्वेश्चन राष्ट्रीय आपात के लेके है कि राष्ट्रपति शासन कैसे क्या। तो बाह्य आक्रमण को और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य में केंद्र में इसका कर्तव्य के लिए विवश करती है। ठीक है, इसका मतलब ये कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के प्रबंधन व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करेगी। मतलब केंद्र सरकार का कर्तव्य प्रत्येक राज्य सरकार के संचालक संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित हो, तो विवश करती है कि ये काम करे सेंट्रल गवर्नमेंट, संविधान के अनुसार चले। तो पहला ऑप्शन इस आधार पे सही है। दूसरे पे आते हैं, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने के बाद ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जा सकता है, ये एकदम गलत है। अगर आप 356 अनुच्छेद देखेंगे तो
उसमें कहा गया है यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो राष्ट्रपति शासन आरोपित कर सकता है। ये उसको लगता है कि करना चाहिए तो कर देता है, भले ही राज्यपाल दे या ना दे। तो दूसरा गलत है। तीसरे पे आते हैं, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात के आरोपण के लिए लोकसभा में लिखित सहमति प्राप्त करना होता है। ये गलत है। राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, ना कि लोकसभा के। यह प्रावधान 44वें लोकसभा के कहने पे नहीं दे सकता। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। जो ये प्रावधान है कि जो मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सहमति कर सकता है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इस आधार पे आपका क्या कहते हैं, पहला सही है और दूसरा और तीसरा गलत है। तो हम देखेंगे तो इसमें केवल एक सही है, तो सी पे आप टिक लगाएंगे। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है, इसका गठन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के तत्वाधान में किया गया। दूसरा है, शिकायतों की जांच करने के लिए इसके पास एक स्वयं के कर्मचारियों का जांच दल है। तीसरा है, यह केवल 1 वर्ष से कम समय में घटित मानवाधिकार उल्लंघन के किसी मामले की जांच कर सकती है। तो पहले ऑप्शन पे आते हैं, इसका हल खोजते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में कहा गया है इसमें इसको। तो फिर पहले ऑप्शन में इसका गठन संसद में पारित अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 के अंतर्गत हुआ था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक संस्था है, ना कि संवैधानिक है। ये जब संविधान बना था तब नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। तो इस आधार पे पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरे पे आते हैं, शिकायतों की जांच करने के लिए इसके पास एक स्वयं के कर्मचारियों का दल होता है। तो इसमें मुझे किसी हल की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो सीधे सीधे जान जाएंगे। तो फिर इस आधार पे दूसरा आपका सही है कि हाँ, इसके पास दल होता है। यह केवल 1 वर्ष से कम समय में घटित मानवाधिकार उल्लंघन के किसी मामले की जांच कर सकता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे अधिकार और शक्तियां होती हैं। आयोग उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें गठित हुए 1 वर्ष से कम का समय हुआ हो। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो इस आधार पे आपका दूसरा और तीसरा सही है। अगर हम अब इसमें कथन देखते हैं तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें सी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है। हाँ, इसमें से दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरे और तीसरे पे टिक लगाएंगे। चलते हैं छठवें क्वेश्चन पे, जो कि इसमें कहा गया, संघ शासित प्रदेश दिल्ली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा की जाती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, विधानसभा राज्य सूची के सभी मामलों पर कानून बना सकती है। तीसरा है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 15% नियत की गई है। तो चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें सीधे सीधे जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ना कि राज्यपाल करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, जो कि जनरल हर जगह यही नियम होता है। मतलब कि मैं अन्य मंत्रियों की बात कर रहा हूँ कि जो मंत्रियों की सलाह पे किया जाता है। और दूसरे पे आते हैं, पहला तो इस हिसाब से गलत हो गया, यहाँ पे राष्ट्रपति होना चाहिए उपराज्यपाल की जगह। दूसरे पे आते हैं, विधानसभा राज्य सूची के सभी मामलों पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत है। विधानसभा को राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार है। राज्य सूची के 3 विषय जो होते हैं, लोक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि को छोड़कर, ये राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषय पे विधि बनाने का अधिकार रखता है। ये 3 राज्य सूची के 3 विषय को छोड़ के। तो यहाँ पे राज्य सूची के सभी मामलों पे कानून नहीं बना सकता। और परंतु संसद द्वारा बनाई गई विधि विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से अधिक प्रभावी होता है। ये थोड़ा सा बताने की बात है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो ये भी गलत है। और तीसरे पे आते हैं, इसमें कहा गया है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या विधान की कुल संख्या का 15% नियत किया गया है। तो आप 69 संविधान संशोधन जब देखेंगे तो उसके अनुसार उसमें कहा गया है विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की 10% मंत्रिपरिषद की संख्या है, मतलब नियत की गई है 10%, ना कि 15%। तो इसमें आपका तीनों का तीनों गलत है। तो इसमें से डी ऑप्शन सही है, तो डी लगाएंगे इसमें। फिर आते हैं 7वें पे, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी तक का इसमें से इस 10 क्वेश्चन में से सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लगा।
तो पहला ऑप्शन इसमें है वे राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा है इन अधिकारों को निरपेक्ष प्रकृति के होने के कारण रिट जारी कर परिवर्तित किया जा सकता है। पहले तो ये क्वेश्चन समझना ही बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन चलिए हाँ सीधे सीधे हम इसके हल पे आते हैं। तो पहले ऑप्शन का हल के रूप में देखेंगे तो मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श की उन्नति से है। देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का समर्थन राज्य के नीति के निदेशक तत्वों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर राजनीतिक होता तो ठीक रहता, लेकिन यहाँ पे सामाजिक है तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं इन अधिकारों का निरपेक्ष प्रकृति के होने के कारण रिट जारी कर परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका हल है कि यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है। ये भी ऑप्शन गलत है। ये क्यों गलत है? ये युक्त प्रतिबंधों जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिकता, शालीनता आदि के अधीन है। अगर इसका उदाहरण हम दें तो अगर आप अनुच्छेद 2 देखेंगे, 19 का 2 देखेंगे, तो उसमें अनुच्छेद 19 का 2 और अनुच्छेद 19 का 1 का कुछ मतलब दोनों एक दूसरे को सीमित करते हैं। दोनों का जो संबंध का प्रावधान एक दूसरे को सीमित करते हैं। तो इस आधार पे आपका गलत है दूसरा भी। तो फिर हम आगे देखते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि क्या कहते हैं, इसमें लिखा गया है सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है। तो उस आधार पे आपका सी सही नहीं है। एक और दोनों अगर सही होता तब तो कोई नहीं किया जाता, तो आपका सी ऑप्शन सही है। फिर आते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान को संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तर्क का समर्थन करता है? पहले ऑप्शन में आते हैं, इसमें कहा गया संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान को संशोधित करने हेतु प्रदान की गई है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा, इसमें 2 शब्द बोले गए हैं, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण। तो जो 368 अनुच्छेद है, तो इसके अंतर्गत संविधान को संशोधन करने हेतु प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग कर संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है, किंतु यह असीमित शक्तियां नहीं है। क्योंकि अनुच्छेद, मैं सीधे सीधे अब दूसरे ऑप्शन पे आ जाता हूँ क्योंकि दोनों ऑप्शन जुड़े हुए हैं, कि क्योंकि अनुच्छेद 13(2) का 2 के अंतर्गत के अनुसार संसद ऐसा कोई भी कानून अधिनियमित नहीं कर सकता जो मूल अधिकारों को समाप्त करता हो या कम करता हो। यह अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा का आधार है और यही अनुच्छेद संसद की संप्रभुता को सीमित करती है। तो इसमें संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्च की संश्लेषण, जो दोनों शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन में, तो इस जो हल मैंने बोला, इस दोनों के आधार पे ये दोनों सही है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने के चांस भी बनते हैं। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है कि न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ हैं और क्या कहते हैं संविधान के संशोधन प्रदान करने की शक्तियाँ हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है डॉक्टर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार के संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा, जिसके अभाव में भारतीय संविधान अर्थहीन हो जाता है? तो हम जानते हैं उन्होंने कहा था, मैक्सिमम सभी बच्चों को ये पता होता है, जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, कि उपचार के अधिकार के अभाव से भारतीय संविधान निरर्थक हो जाएगा। अम्बेडकर जी ने ये बोला था और कहा था, मतलब इसे संविधान की आत्मा भी उन्होंने कह दिया था। संविधान की आत्मा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भी कहा जाता है और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहा जाता है। क्वेश्चन के हिसाब से आप देखेंगे कि ये प्रस्तावना को कहा गया है, जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। तो फिर आपको सीधे सीधे लग रहा है इसका ए सही है। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 32 संविधान की आधारभूत विशेषता है। तो ये दोनों आधार पे हम देखेंगे तो इसका 9 का ए सही है। फिर 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग, इसके पहले हमने बीच में क्वेश्चन जो किया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को निम्नलिखित में से किस तरीके से उनके पद से हटाया जा सकता है? तो उसमें पहला ऑप्शन है उक्त मामले को जांच हेतु
उच्च न्यायालय को संदर्भित करने के बाद राज्यपाल द्वारा राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा उक्त मामले को जांच हेतु सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जांच के बाद उच्च न्यायालय द्वारा। तो इसमें आपको सीधे सीधे क्या कहते हैं, इसकी योग्यता और जो क्या कहते हैं कार्यकाल के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसका हल निकल जाएगा। तो इसके जो अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष के आयु तक, जो भी पहले हो अपने पद तक बना रह सकता है। कार्यकाल के बाद अध्यक्ष और सदस्य ना तो केंद्र और ना राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकता है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि ये दिवालिया, अस्वस्थ होने पे, दिमागी या शारीरिक तौर पर, या फिर कोई लाभ के पद पे ग्रहण कर ले, लाभ का पद ग्रहण कर ले, तो उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को मामले को जांच हेतु सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करना होता है। तो इसमें सी ऑप्शन लिखा गया है कि उक्त मामले को जांच हेतु सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें सी सही है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पेज डेली आएगा, और अगर मेरा ये पेज वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज़ आप लाइक करिए, और सबसे बढ़िया आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ये वीडियो बार बार दोबारा मिल सके। और कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी कैसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।